नमस्कार, मैं सर्वेश पाल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपका जो एनसीईआरटी का क्लास 8 का जो थर्ड चैप्टर है, यूनिट 3 है, जुडिशरी, हम इसके बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर को कुछ ही टाइम में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। तो वो उसमें से जो जुडिशरी है, ये जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे आया, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा, और छोटा सा इसके शॉर्ट नोट्स के बारे में भी हम बात करेंगे आपको कि कैसे इनके शॉर्ट नोट्स बनाए जाएंगे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें से सिर्फ करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से थोड़ा टाइम दे करके इसको पढ़ना है। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी का रोल क्या है, रोल हमारे यहाँ पर क्या है। तो पहले हम ये बात करेंगे कि पहला बात तो ये कि जुडिशरी ये है क्या। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि हमारे एंशियंट टाइम में या हम अपने मिडिवल टाइम में देखें तो हमारे यहाँ पे राजाओं का कॉन्सेप्ट होता था। राजा जो भी अ, कोई भी अगर मान लो किसी को सेंटेंस देना होता था, कोई गलती किया है तो उसको सज़ा देना राजाओं का ही काम होता था। वो उनको सज़ा देते थे। अब वो सज़ाएं किस बेसिस पे दी जाती थी, इनका कोई एक बेस नहीं था कि हाँ कोई अगर मान लो किसी ने चोरी किया है, चोरी के लिए सज़ा दी जाएगी, या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बेस नहीं होता था। हाँ, जो जैसा होता है, उनकी जो इच्छा हुई उसमें उन्होंने क्या किया, उसको पनिशमेंट दे दिया। लेकिन जब उसके बाद हमारे यहाँ पर मतलब जब हमारा इंडिया फ्री हुआ है, तो उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। एक हमारे मतलब एक लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी एवरीथिंग जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो हम पहले यही सब बात करेंगे कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है जुडिशरी का, ये कहाँ से लिया गया। तो आपको मैं बताना चाहूँगा बेटा कि ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो इसका रोल किया गया है, जुडिशरी जुडिशरी जो है, आपको मैं बता दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और हमारे यहाँ पर जो हमारा ये जुडिशरी सिस्टम है, ये 3 पिलर जो बेस्ड है। पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा हाई कोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है, ठीक है। तो ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट वगैरह, इन सब की जो व्यवस्थाएं हैं, इनका सबका काम क्या है, यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, ये कहाँ से लिया गया है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसी को बेस बना करके इसको लिया गया था। और जो हमारा अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से इसके भी कुछ प्रोविजंस में ऐड किए गए हैं। जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से इसके कुछ जो प्रोविजंस हैं, इसको ऐड किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड इस वर्ड का मतलब क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब, इसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत। एकीकृत, इस एकीकृत का मतलब क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत का मतलब यही है कि एक
जगह पर या किसी भी चीज़ मतलब किसी भी जगह पर रहने वाले जो भी उनका जो सिस्टम है वो एक है। एकीकृत से साफ साफ मतलब निकल के आ रहा है कि उनका जो सिस्टम है वो एक है, अलग अलग कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। ये नहीं है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग उनका रूल चलेगा, हाई कोर्ट में अलग रूल चलेगा, या जो हमारे लोअर यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनका अलग रूल चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रूल है वो सबके लिए क्या होगा, सेम है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि जो हमारा ये सबसे पहले यानी कि इनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुपेरिटी जो दी जाती है, हमारे इंडिया में सबसे अगर सुपीरियर माना जाता है तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को, बाकी उससे सुपीरियर कोई नहीं है, उससे आगे किसी की कुछ नहीं चलती। तो सुपीरियर कौन कौन है, सुपीरियर वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो सुपीरियर माना जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करें ये कब बनाया गया था, तो देखो ये बन गया था 1949 में, लेकिन इसको जो है मतलब लागू किया गया था वो 1950 में यानी कि 1950 में, जब ही हम लोग 26 जनवरी जो 1950 है उसमें इसको लागू किया गया। तो ये थोड़े इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं, जैसे कि और इसमें जान लेते हैं हम कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज एंड 18 डेज का जो है टाइम लगा था। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज इसका जो है टाइम लगा था। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारे यहाँ पर सबसे पहले जब अंग्रेज़ आए और उसके बाद में हमारे यहाँ पे रूल वगैरह किया, तो हमारे यहाँ पे उन लोगों ने कंपनी बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था सबसे पहले, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था सबसे पहले, यानी कि जब अंग्रेज़ों ने बनाया था वो बेटा बनाया था कलकत्ता में। कहाँ बनाया था, कलकत्ता, कलकत्ता यानी कि कलकत्ता। इसका पुराना नाम बेटा कोलिकाता है, कोलिकाता, कोलिकाता। और इसी कलकत्ता का जो अब हम कहते हैं वो है कोलकाता, कोलकाता। हाँ, तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट हैं, इसमें आपको ये याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े अगर पॉइंट हम याद रखेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान नहीं करेगा, है ना। और ये सुप्रीम कोर्ट है, इसके बारे में बात करें अगर तो ये 1774 में बनाया गया था। 1774 में एक उससे पहले एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग बेटा ये प्रोविज़न किया गया। और अंग्रेज़ों ने सिर्फ ये हम लोगों के बेसिस मतलब हम लोगों के लिए ये कोर्ट नहीं बनाए थे, लेकिन हाँ उन्होंने कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए और ऐसे कुछ उसके दायरे में रख करके वो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहले बनाया गया था। तो मतलब वहीं से जो है इस कोर्ट का जो है हमारे यहाँ पे एक बात रखी गई कि हाँ कोर्ट वगैरह होनी चाहिए, और उसके बाद से ही क्या हुआ हमारे यहाँ पे कोर्ट को काम किया जाने लगा। खैर, अब देखो उसके आगे हम बात करें कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोर्ट है वो का, जैसे देखो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो एट द प्रेजेंट टाइम इसमें है क्या, 22 पार्ट है। सॉरी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेटा पार्ट 5 में, पार्ट 5 में किया क्या गया है, पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से लेकर के और 147 तक, यानी कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको बात अपने
एग्ज़ाम में लिख सकते हैं कि यानी कि आर्टिकल जो 124 से लेकर के 147 तक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया गया है ना। तो ऐसे पूरी चीज़ों को हम इसमें जो है इन चीज़ों में हम पढ़ेंगे और सब कुछ आपको बात हम बताएंगे। अब उसके आगे हम तो अब ये आपका फर्स्ट पॉइंट ये था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या है, यानी कि जुडिशरी का जो काम है वो करती आखिर में क्या है। तो काम क्या करती है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। देखो इसमें ये टॉपिक यही है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। तो पहला काम इसका क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि ये करती क्या है, डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन है। अब हालांकि आप लोग कुछ इसमें कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि आखिर में ये है क्या, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि आखिर में है क्या, एकदम ध्यान से समझेंगे। करना क्या है, ये समझना इसको कि जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जुडिशियल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करती है ऐसा मैकेनिज्म जो डिस्प्यूट्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। मतलब समझो, जैसे मान लो कोई एक इंसान है ना, एक इंसान ये सिटीज़न है, सिटीज़न कोई भी है, सिटीज़न जो भी हो, ये आपस में से पड़ोसी है, एक सब रह रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये कोई एरिया है, यहाँ सब पड़ोसी रहते हैं और इन सब ने किया क्या, कहीं लड़ाई हो गई और एक दूसरे को खूब पटका, है ना। किसी का सर फूटा, किसी का नाक टूटा, उसी में काम जो है मामला कुछ ज़्यादा बढ़ गया। तो यानी कि एक सिटीज़न का दूसरे सिटीज़न के साथ में जो डिस्प्यूट होता है उनको क्या करती है, ये कोर्ट देखती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बताया गया है कि बिटवीन सिटीज़न एंड गवर्नमेंट, ये भी बात सही है भाई, कि जो हमारा कोई क्या है बेटा, सिटीज़न है और हमारा ये कोई गवर्नमेंट है। सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट अगर मान लो हो गया, जैसे हम लोग क्या कहीं नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि रास्ते में कुछ लोग धरना देके बैठे होते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, है ना, जो प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो वो तो सिटीज़न होते हैं ना, किसी कंट्री के या किसी स्टेट के, वो किसी कंट्री के सिटीज़न है। तो अगर जो वो कंट्री के सिटीज़न हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट करके किसके अगेंस्ट में रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो यानी कि सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में जब भी कोई मैटर होता है तो उसको भी क्या करती है, हमारी जो जुडिशरी है वो देखती है। ये उसका है दूसरा पॉइंट, ये था उसका पहला पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट में बेटा हम इसके बात करेंगे कि आखिर में थर्ड पॉइंट पे क्या कहता है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है कि बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान से समझना बेटा, पहला था सिटीजन और यानी एक इंसान या दूसरे इंसान में जो लोकल लोग हैं, लोगों के बीच में लड़ाई होगी तो देखेगी, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो गई तो भी वही करेगी। और अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है और दूसरी गवर्नमेंट, अब आप लोग कहोगे सर ये क्या है, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यही क्या है, एकदम ध्यान से समझना। इसमें करना क्या है कि इसे मान लो एग्जांपल लेता है, एक हमारा है यूपी गवर्नमेंट और एक है एमपी गवर्नमेंट, पड़ोसी है तो एग्जांपल इन्हीं का लेना पड़ेगा, है ना, हम यूपी वाले। तो यूपी गवर्नमेंट और अगर एमपी गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई भी अगर हमारा डिस्प्यूट हो जाता है तो यूपी गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, किसी भी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, वाटर डिस्प्यूट होता है, वाटर डिस्प्यूट,
उस डिस्प्यूट का मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्प्यूट का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे लड़ाई झगड़ा इसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं विवाद, विवाद। और इसको इंग्लिश में मतलब अगर नॉर्मल हम आम बोलचाल की भाषा में बोलें तो जिसको क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा, है ना, लड़ाई झगड़ा करना। तो वो चीज़ें हैं वो। तो डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, विवाद होना, कोई लड़ाई करना। तो अगर किसी यूपी या एमपी ने किसी दो अगर स्टेट के बीच में या दो गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हुआ है तो भी क्या करेगा, हमारा कोर्ट जो है, इनको हमारी अथॉरिटी दी गई है कि कोर्ट क्या करेगा, इनकी सुनवाई करेगा। अब 1 2 3, अब नंबर 4 पॉइंट पे बात ये आती है, अगर मान लो कोई भी अगर गवर्नमेंट है, इसे मान लो गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये हमारा है स्टेट गवर्नमेंट, क्या है, स्टेट, और ये हमारी है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जैसे मान लो कोई स्टेट यूपी हो गया और ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट। तो अगर यूपी और इंडियन गवर्नमेंट मान लो किसी डिस्प्यूट को लेकर के अगर मान लो अगर कोई लड़ाई होती है तो फिर वो भी हमारा क्या करता है, ये जो हम लोग जुडिशरी है वो इसको देखता है। अब ज़रा हम इस पर आपको एग्जांपल देंगे कि आखिर में इसका ये जो 4th पॉइंट है इसका एग्जांपल क्या है, हम बोल सकते हैं। तो देखो 4th पॉइंट का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि कोई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जैसे आप सभी को याद होगा कि जब हमारा कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड के टाइम में तो पिज्ज़ा मोमोज बर्गर वालों की तो हालत ख़राब हो गई होगी, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी हो। तो जो हमारा कोविड के टाइम पे था, तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है यानी कि केजरीवाल साहब, केजरीवाल जी, केजरीवाल, ठीक है, केजरीवाल ने, इनका पूरा नाम अरविंद केजरीवाल है, इनका ये मानना था, इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है यानी कि जो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट है ना, इंडियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने उस पर आरोप ये लगाया था कि हमको जो है ये वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, और इसको लेकर के यानी कोविड के वैक्सीन को लेकर के इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस को क्या किया, फाइल किया। और वहाँ पर इनको बाद में, मतलब बाद में जो भी हुआ हो, खैर आपसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इतना जानो कि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट है ये, लेकिन हाँ ये जो केजरीवाल जी हैं कोई स्टेट के गवर्नमेंट नहीं है, ये हमारा दिल्ली क्या है, एक यूटी है, दिल्ली हमारा एक यूटी है, और उस यूटी के एक गवर्नमेंट मतलब सीएम है। और वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, केस फाइल किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के कि हाँ ये जो है हमारी मांग, हमें जो है इसको प्रोवाइड नहीं करा रहे वैक्सीन को। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। तो ये था इसका ये फर्स्ट, यानी कि ये जो इन चारों पॉइंट में जो चीज़ें दे रखी थी वो चीज़ें मैंने क्या किया, समझ लिया। अब ये इन चारों पे पहला पॉइंट यही था, यानी कि हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला सिटीजन के बीच में, अगर मान लो कोई सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में तो भी, और अगर दो गवर्नमेंट के बीच में तो भी, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है तो भी क्या करेगा, यही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि हमारा जो कोर्ट है वो देखेगा। अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, या जिसको हम और अगर शुद्ध हिंदी में हम देखें इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल, एक मिनट सीधा लिख दें भैया, जुडिशियल रिव्यू, इसको हम हिंदी में कहते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा मतलब क्या है, न्यायिक समीक्षा यानी कि इसका अर्थ है कि जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है
है ना। इसे पार्लियामेंट्री ने यानी कि पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाए हैं, कह रहा है कि जुडिशरी हैज़ ऑल्सो पावर टू स्ट्राइक डाउन पार्लियामेंट्री लॉज पास बाय द गवर्नमेंट बिलीव द एरिया वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिस कॉल्ड रिव्यू। यानी कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारा कोर्ट है, वो ये भी देखता है कि क्या जो इन लोगों ने जो गवर्नमेंट ने मतलब जो कोई रूल पास किया है, तो क्या उससे हमारे बेस कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन तो नहीं हो रहा है ना। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का अगर वायलेशन होता है तो भी क्या करती है यानी कि जो हमारा कोर्ट है, गवर्नमेंट को नोटिस यानी कि जुडिशियल रिव्यू के लिए उसको भेजती है। नहीं, उसका क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू करती है और अगर गलत होता है तो उसको वहाँ पर एक नोटिस जारी करती है, जिनको हम आगे आपको पूरी बातें बताएंगे कैसा इसका क्या प्रोसेस होता है। तो ये था इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू के बारे में। अब है लास्ट पॉइंट है इसका, अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट। यानी कि क्या है, अपहोल्डिंग द लॉ इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड। यानी कि इस बात को समझो, अगर मान लो हमारे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट की। देखो, आपको क्लासेस पढ़ने में टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो एवरीथिंग आपकी क्लियर होंगी, कहीं भी आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, इसको हिंदी में कहते हैं हम मौलिक अधिकार। ये कुल होते हैं हमारे पास 6 और पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, और ये कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, वो कुल मिला के कितने हैं, 6 हैं। पार्ट 3 में इसके बारे में बात किया गया है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है इसमें क्या है, डील करता है। मतलब अनुच्छेद जो है 12 से 35 से लेकर फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया जाता है। खैर, इसकी वीडियो मैं आपको अलग बना के दूंगा क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसको अगर मैं डिस्कस करने बैठ गया हूँ तो एटलीस्ट टाइम जो है बहुत निकल जाएगा। तो अब हम पहले इसी को हम बात करते हैं कि कोर्ट के पास जो से मान लो किसी ने हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर हमारा मौलिक अधिकार जो है दबाया जा रहा है, बोलने की शक्ति है या किसी भी चीज़ को अगर आपने कुछ भी किया है ना, तो अगर मान लीजिए आप कहीं पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस ने आपके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, तो आप उसको लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हो कि यहाँ पर भाई ये हमारे आर्टिकल 19 का वायलेशन है। आर्टिकल 19 का क्या है, वायलेशन है, जो कि क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति का जो है हमारा अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट। तो इसका क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। यानी कि कहीं पर भी अगर आपका वायलेशन होता है तो आप ये कोर्ट में ये बताया गया है कि आप बिना कहीं पर देरी किए आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। यानी कि बात को समझना, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा हाई कोर्ट है और ये हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब इसे मान लो इसका एक प्रोसेस होता है। इसे मान लो हमने कोई केस हुआ है तो पहले भी यहाँ पे केस फाइल करेंगे। अगर यहाँ पे हमें संतुष्टि नहीं मिली है, हमें लगा है कि हाँ ये गलत जो है यहाँ पर निर्णय मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो उसको लेकर के हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर यहाँ पर भी संतुष्टि नहीं मिली तो हम यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ पर भी नहीं मिलता है तो आगे हमारे पास लास्ट होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास होती है पार्डनिंग पावर। अब ये पार्डनिंग पावर क्या होती है इसको हम बताएंगे, साथ में रुकते रहिए। आप लोग को जितनी भी चीज़ें हैं सब मिलेंगी। तो प्रेसिडेंट के पास क्या है, पार्डनिंग पावर होती है, वो उसके पास जाते हैं। तो अगर वो उसकी विवेकाधीन शक्ति होती है, अगर उसकी इच्छा है तो कर सकता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, है ना। खैर, अगर मान लो यहाँ से हम
देखना समझना इसको, इसी एक क्वेश्चन का आपका आंसर भी इसी में छिपा हुआ है। यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ, यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ, यानी कि इसको हम बोलते हैं अपीलीय सिस्टम। अपीलीय सिस्टम है ना, अपीलीय सिस्टम। ये सिस्टम एलवी यादव वाला नहीं भैया, है ना, उनकी तो कोई स्पेलिंग का सिस्टम ही नहीं है। खैर, अपीलीय सिस्टम, अपीलीय सिस्टम जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, व्हाट इज अपीलिएट सिस्टम? तो अपीलिएट सिस्टम क्या होता है? अपीलिएट सिस्टम इज अ फीचर ऑफ इंडियन judicial system where the person can appeal to a higher court if they find decision made by a lower court unjust। यानी कि अगर आप कहीं पर भी लोअर कोर्ट में अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ, अनजस्ट हुआ है, अन्याय हुआ है, जिसको हम कहते हैं ना कि इन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, और हम इनसे क्या करेंगे, इनके खिलाफ केस करेंगे, अन्याय जिसको बोलते हैं, है ना। तो अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, तो हम जाएंगे कैसे और क्यों जाएंगे, कब जाएंगे। लेकिन एक चीज़ तो और मैं आपको बता दूं कि छोटे मोटे मैटर में आप इस प्रोसेस से गुजरिए कि हाँ, पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर यहाँ पर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुपीरियर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप सीधे यहाँ भी जा सकते हैं और सीधे यहाँ भी जा सकते हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता कि पहले आप यहाँ जाओ, उसके बाद यहाँ आओ, फिर यहाँ आओ, ऐसा नहीं। अगर आप हुआ है तो सीधे आप एकदम अपना जो वकील हैं, लॉयर, उनको हायर करिए और पहुँचिए, है ना। खैर, जो भी हो, तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, ये था आपका फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक को जो व्हाट इज द रोल ऑफ, अगर मैं होप करता हूँ बेटा कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वो मैसेज करें, है ना। किसी भी चीज़ों में, जैसे जो चीज़ मैंने अभी बताई थी कि इस्टेब्लिश हुआ था इतना इतना, है ना, तो इसमें सभी चीज़ें आपको दी हुई हैं आप ही के बुक में, है ना। तो उस चीज़ को आप लोग पढ़ें और समझें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको मुझे बताएं, मैं इसको नेक्स्ट में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसी में देना पड़ा कि ये मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज़ और, आपकी जो APS यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल के जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी, मतलब प्रयागराज में जो स्कूल है वहाँ के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अगर किसी को भी जो भी वहाँ के बच्चे हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही वेरी गुड प्लेटफॉर्म है। अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एवरीथिंग, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी है सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।